हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सीपीएफ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर के सेकेंड वीक के जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस थे हम उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनमें से क्या चीज़ें हमारे पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे हम एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं ताकि हम अपने पेपर 2 को और अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकें अलॉन्ग विथ पेपर 1 भी। क्योंकि हम जैसा डाइवर्सिटी देख रहे हैं आप सीपीएफ के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, इससे हमें ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से पेपर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे दोनों पेपर में एक्सेल करने के लिए अच्छे मार्क्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर वीकेंड क्या करते हैं आपके लिए, वीकेंड पे एवरी संडे हम आपके लिए एडिटोरियल का एनालिसिस लेकर आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स रहते हैं उस पूरे वीक में उनका एक ब्रीफ एनालिसिस हम क्या करते हैं इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और आप लोग को एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप में से जो भी लोग कोई अगर बिगनर्स हो या फिर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है, क्या चीज़ रिवाइज करना और कि कौन से एडिटोरियल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे एडिटोरियल्स हैं जिनको हमें छोड़ना है। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं इस लेक्चर में हम डील करते हैं और हम देखते हैं कि इस वीक के कौन कौन से एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट थे जो हमारे काम के हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं अपना विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। हमारा सबसे पहला आर्टिकल जो है यहाँ पे, सनसेट फॉर द यूकेस कोल फायर्ड पावर एंड लेसन्स फॉर इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे यूके का जो भी कोल फायर पावर था उसका सनसेट हो चुका है, यानी वो चीज़ें बंद हो चुकी है। फॉसिल फ्यूल्स का जो भी कोल बैक्ड जो भी पावर प्लांट्स थे उनको बंद कर दिया गया और इंडिया के लिए क्या लेसन्स हो सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द शटरिंग ऑफ ब्रिटेन्स लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट in Nottinghamshire is a milestone and indicates that hastening of an ongoing paradigm shift in energy production globally. But this has by no means been frictionless transition. ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि अभी रिसेंट में ही ब्रिटेन ने क्या किया, अपने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को क्या किया है, जो लास्ट उसका कोल फायर्ड पावर प्लांट था उसको उसने क्या किया है कि शट डाउन कर दिया है। पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि ये कोई इजी चीज़ नहीं थी और ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी फ्रिक्शन विदाउट एनी प्रॉब्लम ये चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को क्या किया गया, डिस्कस किया गया कि कैसे ब्रिटेन ने कोल को फेज आउट मैनर में क्या किया, फिनिश किया, शट डाउन किया इन सारी चीज़ों को, कोल के यूज़ को, जो कि हमने डिसाइड किया था 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और पैक्ट्स के बारे में बताया गया है, कैसे क्लीन एयर एक्ट 1956 का है और अदर प्रोसेसेस हैं जिसपे ब्रिटेन ने इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक, और इसके लिए अल्टरनेटिव कैसे मिला, तो डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस जो हुई थी हमारे नॉर्थ सी में 1965 में, इसने एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करा दिया है ब्रिटेन को अपने एनर्जी यूज़ के लिए। ठीक है, जिससे कोल पे डिपेंडेंसी ब्रिटेन की क्या हो गई, कम हो गई। द सब्सिक्वेंट फोर्स्ड क्लोजर्स ऑफ अबाउट 20 माइंस इन द मिड 1980s बाय द मार्गरेट थैचर गवर्नमेंट डिस्पाइट अ ईयर लॉन्ग माइनर्स प्रोटेस्ट लेड टू ब्लाइट एंड इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी दैट सम पार्ट्स ऑफ द अर्स्टवाइल कोल रिलायंट रीजन्स ऑफ द यूके कंटिन्यू टू फेस। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जब प्रीवियस टाइम में 1980s में जब इस चीज़ को बंद किया गया था, बहुत सारे माइंस को, लगभग 20 माइंस को क्या किया गया था, क्लोज किया गया था। तो कैसे जो कोल डिपेंडेंट जो भी लोग थे वो कैसे इम्पोवरिश हो गए थे, पॉवर्टी की ओर धकेले जा चुके थे और आज भी उनका सिचुएशन अब उस लेवल पे ही क्या है, उनको उस तरीके की बैड सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ बताया जा रहा है किस तरीके से इन सब चीज़ों ने कैसे ब्रिटेन के लोगों को इम्पैक्ट किया है। तो हमने यहाँ पे ब्रिटेन के कुछ रेजिस्टेंस को देखा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि इंडिया को कंसीडर करेंगे और इंडिया को यूके के ट्रैजेक्टरी से कंपेयर करेंगे जो भी यूके ने अचीव किया नेट जीरो के एमिशन की ओर। ठीक है, तो एट 2021 ग्लासगो COP इंडिया एंड चाइना स्टूड आउट सीकिंग एन अमेंडमेंट टू द फाइनल डिक्लेरेशन एंड हैविंग द फ्रेज फेजिंग डाउन एंड नॉट फेजिंग आउट ऑफ कोल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इंडिया ने प्लेस किया कि वो अपना 2070 तक क्या करेगा, नेट जीरो अचीव करेगा और उसके हाफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नीड को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से कब फुलफिल करेगा, कब तक, 2050 तक। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर कौन है, इंडिया है हमारा, जो लगभग 2.9 गीगा टन 2023 में जिसने क्या किया है, कार्बन एमिट किया है, फार अहेड ऑफ द यूके 384 मिलियन मेट्रिक टन इन द सेम ईयर। ठीक, 384 मिलियन मेट्रिक टन कौन इमिट कर रहा है, यूके, जो कि बहुत कम है कंपैरिजन में इंडिया के। ऑब्वियस बात है, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है,
बट इंडियाज पॉपुलेशन इज ओवर 20 टाइम्स देन दैट ऑफ यूकेज। ठीक है, यूके के कंपैरिजन में इंडिया का पॉपुलेशन 20 टाइम्स मोर है। ठीक है, मोर ओवर इंडियाज पर कैपिटा इमिशंस वेयर एट 2 टन्स इन 2023, लेस देन हाफ ऑफ द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल जो पूरे अर्थ पे जो एवरेज निकाला जाता है पर कैपिटा इमिशन का, तो 4.6 टन है, पर इंडिया में क्या है 2 टन, यानी ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ द यूके 5.5 टन इन द सेम ईयर। ठीक है, तो यूके में पर कैपिटा इमिशन कितना है 5.5 टन है, वहीं इंडिया में पर कैपिटा इमिशन 2 टन है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर कैपिटा इमिशन कम होने के बावजूद भी ओवरऑल जब हम एवरेज इमिशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, इंडिया का ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है किसी भी कंट्री से, इसलिए इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है वर्ल्ड में। ठीक है, हमने ये चीज़ एक बेसिक आइडिया देखा। अब जो इंपॉर्टेंट है इंडिया का हम यहाँ पे ये देखते हैं, इंडियाज कोल स्टोरी। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट कोल माइन द रानीगंज कोल फील्ड स्टाइल्स प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। इंडिया का पहला कोल माइन कौन सा था, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा भी है कि वो क्या था, रानीगंज कोल फील्ड था। वेल इट वॉज established एज अर्ली एज इन 1774 बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। एंड दिस इज वाई हिस्टोरिकल CO2 emissions matters. This led to large scale coal extraction from much of India's eastern and central states of झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इन सारे एरिया से, इन चारों पांचों स्टेट से क्या किया जाने लगा, इस कोल माइन को माइनिंग करके कोल प्रोवाइड किया जाने लगा, कोल फील्ड को। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट, उसके बाद हमने ये देख लिया कि इंडिया का पहला कोल माइन कौन सा था, कोल माइन रानीगंज कोल फील्ड था। ठीक है, अब इंडिया का पहला कोल फायर्ड पावर प्लांट कौन सा था, तो हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन था, जिसको 1920 में हैदराबाद में स्टैब्लिश किया गया था निजाम के रूल के टाइम पे। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब इंडिया जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी कोल एक्सपोर्ट करता है, जैसे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और मोस्ट ऑफ द लार्जली क्या करता है, यूज करता है अपने डोमेस्टिक पावर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और इसने कोल इंपोर्ट किया बहुत, मतलब इसका जो कोल इंपोर्टेशन है, इंपोर्टिंग है, ये बहुत हाई लेवल पे भी क्या किया है, अभी तक राइज कर चुका है। इंडिया इज येट टू रीच इट्स पीक कोल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच इज एक्सपेक्टेड बिटवीन ईयर 2030 एंड 2035। ठीक है, इंडिया जो अपने पीक कोल प्रोडक्शन पे कब पहुंचेगा, 2030 या फिर 2035 तक में ये क्या करेगा, अपने पीक कोल प्रोडक्शन को रीच करने वाला है। अबाउट 80 ईयर्स सिंस ब्रिटेन रीच्ड दिस स्पॉट, और इस स्पॉट पे ब्रिटेन क्या था, 80 साल पहले ही पहुंच गया था। तो यू कैन सी कि कैसे जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है वो लॉन्गर पीरियड से क्या कर रही है, कार्बन इमिशन कर रही हैं, और वो चीज़ का यूज़ करके क्या हो गई, डेवलप्ड कंट्रीज के श्रेणी में वो चीज़ पहुंच गई। इसलिए ऑफन ये चीज़ कहा जाता है कि इसका जो भी क्लाइमेट चेंज है, इसका बर्न किनको झेलना पड़ता है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। पर इनके लिए जो जिम्मेदार थे वो कौन थे, डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो आज के टाइम पे डेवलप्ड है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, जिसका प्रॉब्लम हमें आज देखना पड़ता है। अबाउट 70% ऑफ इट्स एनर्जी आउटपुट इज करेंटली फ्रॉम कोल। ठीक है, इंडिया का जो 70% करेंट एनर्जी आउटपुट है वो क्या है, कोल से है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखा। और ये जो माइंस है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है 3,40,000 माइनर्स को। दिस इज लाइकली एन अंडर एस्टिमेशन एज मेनी फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर आर सीजनल वर्कर्स एट माइंस। क्योंकि जो एग्रीकल्चर वर्कर्स है एक सीजन में वर्क करते हैं, उसके बाद जब वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो वो माइंस में ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो सीजनल वर्कर जो एग्रीकल्चर के वो माइंस में वर्क करते हैं। अ काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर स्टडी एस्टिमेट्स दैट इंडियाज थर्मल पावर प्लांट्स एम्प्लॉय अबाउट 4 लाख पीपल। इंडिया का जो थर्मल पावर प्लांट है वो ऑलमोस्ट 4 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने ये चीज़ देख लिया कि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हाई रेशियो है। तो हमने ये चीज़ देख लिया है कैसे एक लार्ज नंबर ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है वो किस कोल सेक्टर में एंड थर्मल सेक्टर में क्या है, एम्प्लॉयड है। तो इस चीज़ को अगर हम अभी के टाइम पे शट डाउन करते हैं तो एक लार्ज हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो अबाउट 10 years फ्रॉम नाउ द कोल सेक्टर इज लाइकली टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वेल ओवर 10 मिलियन पीपल। और 10 ईयर अभी से 10 साल बाद तक में जो कोल सेक्टर है हमारा लगभग 10 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ब्रिटेन्स पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन वाज ऑलमोस्ट 3 times द इंडिया इन 2022 and this is despite the Russia-Ukraine war induced energy austerity and even as the world was at the tail end of the COVID-19 pandemic। यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रिटेन का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है इंडिया के 3 times था 2022 में। और ये कब का टाइम है, जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, जिसके कारण एनर्जी प्रोडक्शन में एनर्जी जो मार्केट है उसमें थोड़ी कमी आई थी। जो मार्केट्स के वैल्यूज़ थे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए थे
और कोविड से इंडिया जो वर्ल्ड है हमारा कोविड से जूझ रहा था, और जस्ट इट वाज एट द एंड ऑफ दैट कोविड पैंडेमिक, ठीक है, हम पूरी तरह से उससे उभरे भी नहीं थे, और उस टाइम का ये डेटा है। तो उस टाइम पे भी कोल माइंस का यूज़, कोल एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी कंजम्पशन यूके जो है, ब्रिटेन हमारा बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज़ को कवर कर रहा था या फिर परफॉर्म कर रहा था। ओके, देर आर लेसन्स दैट इंडिया कुड लर्न फ्रॉम यूकेज ट्रांजिशन पर्टिकुलरली इन द पास्ट डिकेड। कुछ लेसन्स है जो इंडिया क्या कर सकता है, सीख सकता है यूके के ट्रांजिशन से, जो कि यूके ने पास्ट डिकेड में परफॉर्म किया, एंड ऑल्सो इंश्योर इट डज नॉट मेक द मिस्टेक्स ब्रिटेन मेड इन द 1980s एंड 1990s। ठीक है, और अभी कहा जा रहा है कि और ये चीज़ भी इंश्योर करना चाहिए इंडिया को कि वो सेम मिस्टेक ना करे जो ब्रिटेन ने किया था 1980s में एंड 1990s में। ठीक है, अब क्या करना चाहिए इंडिया को, तो रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स फोकस्ड ऑन सेक्टर दैट रिक्वायर्ड स्किल्स सिमिलर टू दोज इन कोल माइनिंग एंड पावर जनरेशन सच एज इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इन सारी चीज़ों के लिए रिट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टार्ट करने चाहिए इंडिया को, जिससे हम क्या करें, जो सिमिलर स्किल्स हमारे कोल माइंस में और पावर जनरेशन में यूज होती थी, जैसे इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इन सब चीज़ को क्या करें हम और इन्हेंस करें। ठीक है, नई न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस करें और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से स्टार्ट करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टार्ट कराएं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स काइंड ऑफ, और उसके बाद कम्युनिटी एंड रीजनल रीडेवलपमेंट स्टार्ट कराएं जो हिस्टोरिकली कोल डिपेंडेंट रीजन है उनके लिए, यानी प्रॉपर एक जो सोसाइटी का तबका है जो इस प्रॉपर इन सारी चीज़ों से ही उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती आ रही है फ्रॉम ए लॉन्गर पीरियड, उनके लिए एक रीडेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कराना और न्यू इंडस्ट्री सेटअप करना इस कोल इंडस्ट्री के जगह पे, ताकि हम उनको एक अनदर सेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। ठीक है, ताकि अगर हम ग्रेजुअली अगर क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि जब ट्रांजिशन किया गया तो जो यूके के जो कोल रिलायंट रीजन्स थे उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और आज भी फेस करते, तो ये सेम चीज़ें इंडिया को ना फेस करनी पड़े, हमें ये चीज़ इंश्योर करना होगा। While India has set itself a sufficient timeline of 45 more years to attain net zero emissions, there has already been a steady and impressive growth in renewable capacity. इंडिया के पास अभी बहुत टाइम है, कहा जा रहा है कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट 45 years to attain net zero। ठीक है, तो इंडिया को एनर्जी कैपेसिटी में और भी ज़्यादा इन्हेंसमेंट करना चाहिए, और कोल फायर एनर्जी जो अभी इंक्रीज हो गई है, तो कंट्री को स्टार्ट करना चाहिए फिक्सिंग में टाइमलाइन फिक्स करने के लिए, ताकि प्लांट्स को डिकमीशन किया जाए, रीजन्स जो है वहाँ के उनका रीडेवलपमेंट प्रोग्राम से स्टार्ट करना है, ताकि लोगों को माइंस एंड पावर प्लांट वर्कफोर्स जो है उनको रीट्रेन करना किसी अदर सेक्टर में एम्प्लॉय करने के लिए, और बियरिंग इन माइंड दैट इंडिया हिस्टोरिकली कोल डिपेंडेंट रीजन्स आर सम ऑफ द पुअरेस्ट इन द कंट्री। जो इंडिया के हिस्टोरिकली कोल डिपेंडेंट रीजन है वो सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स में से आते हैं, यानी उनको प्रॉपर वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया प्रॉपर वे में, या फिर प्रॉपर वे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है एज पर देयर वर्क कैपेसिटी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रीडेवलपमेंट करना, रीट्रेन करना, ताकि इन सारी चीज़ों को क्या किया जा सके, स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है, हमने ये चीज़ देख लिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि have workers who have largely transitioned from agriculture to mining। बहुत सारे वर्कर्स एग्रीकल्चर से माइनिंग पे ट्रांजिशन कर गए, तो इन सब चीज़ों को भी होलिस्टिकली डील करना रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, ये सब चीज़ टारगेट होना चाहिए किसका, इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस आर्टिकल में मेनली ब्रिटेन और इंडिया के जो भी एनर्जी ट्रांजिशन प्रोसेसेस है उनको कंपेयर किया गया और बताया गया कि इंडिया को क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में इंश्योर करनी चाहिए, जिस तरीके से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़े जैसे ब्रिटेन को झेलना पड़ा। तो इसी के साथ ही आर्टिकल हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो रिलेटेड है मेंटल हेल्थ से। ठीक है, तो जैसा कि ये आर्टिकल हमारा न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 10 अक्टूबर जो कि हमारा रिसेंटली पास हुआ है, 10 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल अभी रिसेंटली हमने विजन का जो लास्ट पार्ट डिस्कस किया था, सोसाइटी वाला, सोशल इशूज़ वाला पार्ट, उसमें भी हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कुछ एक आर्टिकल्स देखे थे। तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर 2 ओनली, बट ऑन द अदर हैंड हमें अपने लाइफ में भी एज ए वेल बींग इंश्योर करना होता है अपना पर्सनैलिटी, मेंटल स्टेट, ताकि हम सही से अपने वर्क्स को परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि अगर हमारा मेंटल स्टेट ही सही नहीं रहेगा तो हम ना सही से पढ़ पाएंगे, ना सही से चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे और ना ही उनको रिटेन कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से हमें मेक श्योर करना होगा कि हम प्रॉपर एक अपने लाइफ में एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें, जिससे एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, गुड ईटिंग हैबिट्स रखें, टाइमली नींद पूरा करें, सफिशिएंट स्लीप लें, जिससे क्या हम डीप स्लीप अपना इंश्योर कर पाएँ। इन सारी चीज़ों को जब हम अपने लाइफ में इंश्योर करते हैं तब जाके हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर वे में बेस्ट लाइफ जी सकते हैं, जहाँ पे हम साउंड मेंटल हेल्थ के साथ अपने वर्क को, अपने जो भी चीज़ कर रहे हैं, अपने माइंड को फुल पोटेंशियल पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि एज एन स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, वी ऑल नो कि हमारे लाइफ में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं मेंटल लेवल पे, किस तरीके से हमें डील करना पड़ता है फेलियर्स को, सोसाइटल प्रेशर को, पेरेंटल प्रेशर को, इन सारी चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है। जब हम घर से दूर रहते हैं तो आइसोलेशन, फेस्टिवल्स में घर से दूर रहना, या फिर बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता, अकेले रहने पे खुद से ही खुद को मोटिवेट करना पड़ता है और खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें किस तरीके से अपने मेंटल स्टेट को मेंटेन रखना है, स्ट्रांग रखना है, इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं अब विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, हम इस टॉपिक को देखते हैं कि इस टॉपिक में है क्या चीज़, मेंटल मटेरियल वर्ल्ड के बारे में क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप टाइटल देख सकते हैं आर्टिकल का, मेंटल हेल्थ इन इंडियाज मटेरियल वर्ल्ड। इंडिया के जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें मेंटल हेल्थ का क्या पोजीशन है, हम ये देखते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे बताया जा रहा है कि 26 ईयर ओल्ड वुमेन एग्जीक्यूटिव वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म, जो कि अच्छी जगह पे वर्क कर रहे थे, उसने क्या किया, अपने लाइफ को खत्म कर लिया। किस वजह से? इमेंस वर्क प्रेशर की वजह से। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, और ऐसा बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंडियंस को क्या करता है, कंसर्न करता है। बताया जा रहा है ऐसा कुछ एक दो और केसेस यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि डिस्पाइट देयर सक्सेसफुल करियर्स, बहुत सारे लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसके बाद भी वो लोग अपनी लाइफ को क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं ड्यू टू मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया, ग्रोइंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया, वेयर सक्सेस इज ऑफन इक्वेटेड विथ रिलेंटलेस प्रोडक्टिविटी एंड मटेरियल वेल्थ। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना सक्सेस को किस चीज़ से मेजर किया जाता है कि हमने कितना मटेरियल वर्ल्ड में कितनी चीज़ें, मटेरियल वेल्थ कितना कलेक्ट किया और कितने प्रोडक्टिविटी से हम काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हम अच्छे लेवल पैकेज हमें कितना अच्छा मिला हुआ है, हम कितना अर्न कर रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स है, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स। हमारे सोसाइटी में इस चीज़ों को क्या किया गया, मेंटल हेल्थ के लिए पैरामीटर माना गया है, सॉरी सक्सेसफुल के लिए। आपने कभी ये सुना है कि हाँ यार इस पर्सन ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी बना ली, इसने बहुत अच्छे तरीके से ईटिंग हैबिट्स रखा है, इसने सही टाइम पे सोता है, सोशल मीडिया को भी एफिशिएंटली यूज करता है, तो ये सक्सेसफुल है। हमने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, बट हाँ ये सुना होगा कि हाँ इसके 1 मिलियन फॉलोअर है, तो भाई ये तो बहुत सक्सेसफुल है, ये सेलिब्रिटी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में सक्सेस की परिभाषा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लैंसेट साइकाइट्री कमीशन, ओवर 197 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम कंडीशन सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, 197 मिलियन पीपल हैं जो कि क्या करते हैं, डिप्रेशन से सफर करते हैं, एंग्जाइटी होती है उन्हें, और उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट तो हो गई हैं, बट इट हैज ऑल्सो इंटेंसिफाइड सोसाइटल प्रेशर एंड पर्सनल एक्सपेक्टेशन। हमें पता है कि इंडिया जो है डेवलपमेंटल कंडीशन में, तो मेंटल हेल्थ, जो मेंटल वेलबींग है, इस चीज़ को ऑफन ओवरलुक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हम लोग जी रहे हैं आज के टाइम पे, तो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सोसाइटल प्रेशर में हम रह रहे हैं, पर्सनल एक्सपेक्टेशन हमारे भी हैं, क्योंकि हमारे साथ वाले जो फ्रेंड्स हैं अगर अच्छा कमा रहे हैं यार, अच्छे लेवल पे है, तो यार अपने अंदर भी होता है कि हाँ ठीक है, हमें भी इस लेवल पे जाना है, हमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना है, ये चीज़ें अचीव करनी है लाइफ में। तो इसकी वजह से हम एक रैट रेस में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर सोशल मीडिया पे देख लो तो वहाँ भी रैट रेस चल रही है, स्कूल्स, एजुकेशन सेक्टर, हर जगह रैट रेस ही है। हम लोग एक दौड़ में लगे हुए हैं विच इज अ नेवर एंडिंग रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ इशू होना लाजमी बात है। सोक्रेटिस ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, हाईलाइटिंग द नीड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सोक्रेटिस ने भी कहा था कि अनएग्जामिन्ड, जब हम एक ऐसा लाइफ जहाँ पे उसे पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें वैसी लाइफ जीने का कोई फायदा ही नहीं है जहाँ पे हम खुद को एग्जामिन ही नहीं करते। सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की है उसने। अरिस्टोटल ने भी गुड लाइफ को यूडेमोनिया यानी फ्लोरिशिंग थ्रू वर्चुअस लिविंग को से के थ्रू क्या किया है, रिलेट किया है। यानी गुड लाइफ वही है जहाँ पे हम एक डिफाइंड लाइफ जीते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि हम लाइफ क्यों जी रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ कहा जा रहा है कि हमें रीजन पता है। ठीक है, हमें रीजन पता हो कि वाई वी आर लिविंग, हमें जीने का कारण पता है, यानी हमने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है, तो ऐसी लाइफ में एक मतलब काइंड ऑफ एक सेंस बनता है। ठीक है, दिस फोकस ऑन एफ्लुएंस डिस्टेंशियल इंडिविजुअल्स फ्रॉम डीपर सेल्फ रिफ्लेक्शन। और आज के टाइम पे क्या है कि एसेंशियल इंक्वायरीज आर ओवरशैडोड बाय परसूट ऑफ एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड मटेरियल हेल्थ। जो एसेंशियल इंक्वायरीज यानी हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, वो चीज़ें इग्नोर हो चुकी है। किसकी वजह से? एफिशिएंसी अटेन करने की वजह से, प्रोडक्टिविटी अटेन करने की वजह से, और मटेरियल वेल्थ अटेन करने की वजह से। ठीक है, इंडिया कंज्यूमर कंट्री बनता जा रहा है, और ये फोकस जो है इंडिविजुअल्स को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है डीपर सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू, और इस कारण से क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस पनप रहा है हमारे कंट्री में। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि राइजिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इंडिया जो है मेंटल हेल्थ एपिडेमिक से डील कर रहा है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सच एज एंग्जाइटी और डिप्रेशन।
The relentless pressure of urban living, financial instability and fierce competition are significant contributors. और ये किस वजह से हो रहा है? तो जो fierce competition जो हमारे एजुकेशन सेक्टर, हर एक सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी लोगों की पसंद और जो चॉइसेस है वो बढ़ती जा रही हैं, और उसके अलावा अर्बन लिविंग यानी अर्बन एरियाज में रहने का प्रेशर, जब वहाँ लोग रह रहे हैं तो उस चीज़ को मेंटेन करना एक प्रेशर है. इस वजह से क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी क्या हो रही है, डिग्रेड होती जा रही है. Even those who achieve material success often find the wealth and status do not deliver true well-being. जिन्होंने material success achieve कर भी लिया, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, जिनके पास सब कुछ है मटेरियल लेवल पे, उन्होंने भी ये नोटिस किया कि सिर्फ मटेरियल सक्सेस वेल बीइंग का पैरामीटर नहीं हो सकता. इंस्टेड मेनी फील आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर कम्युनिटीज, एक्सपीरियंसिंग अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस. ठीक है, बहुत सारे लोग आइसोलेटेड फील करते हैं और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अपने कम्युनिटी से, जिसकी वजह से उन्हें एक पर्पसलेसनेस फील होता है, उनके लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं रहा. While material wealth provides temporary comfort, it fails to meet deeper emotional and psychological needs. मटेरियल वेल्थ जो है हमें टेम्पररी कंफर्ट प्रोवाइड करा सकता है, पर डीपर जो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स हैं हम उस चीज को नहीं कैटर कर सकते विद मटेरियल हेल्थ. ठीक है, अब हमारा फोकस क्या हो रहा है, कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहा है. हम अर्बन एरियाज की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पे हमारा जिसने कल्चर को हमारे बहुत हद तक लग्जरी की तरफ मोड़ दिया है. ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम इन सारी चीजों से दूर हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ यानी स्पिरिचुअलिटी से. पीपल चेंज मटेरियल वेल्थ फॉर सोशल वैलिडेशन. हम सोशल वैलिडेशन के लिए मटेरियल वेल्थ चेंज करते हैं कि हमें समाज में इज्जत मिलेगी, पहचान मिलेगी, फेम मिलेगा. ठीक है, ये सब चीज. एंड मच ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय द फियर ऑफ इम्परमानेंस एंड इनसिग्निफिकेंस. और बहुत मेन जो ह्यूमन बिहेवियर है किस वजह से ड्राइव किया जा रहा है, हो रहा है, सबसे पहला इम्परमानेंस की मेरा अस्तित्व ना खत्म हो जाए, मुझे लोग भूल ना जाए. एंड सेकंड इनसिग्निफिकेंस की मैं सिग्निफिकेंट ही ना रहूं. तो लोगों को अगर न्यूज में बने रहना है, लोगों को लाइमलाइट में रहना है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग मटेरियल वेल्थ की ओर भाग रहे हैं. पीपल चेंज कर रहे हैं मटेरियल सोशल वैलिडेशन के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके लिए लास्टिंग हैप्पीनेस, एक लंबा हैप्पीनेस क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा. बस इससे बस होता कुछ नहीं है. इसके डिमेरिट ही है कि ये क्या करता है, सेल्फ अवेयरनेस को निग्लेक्ट कर देता है फ्यूचर में. ठीक है, और ये एक ऐसा क्वेस्ट है जो कभी खत्म नहीं होने वाला. इट इज काइंड ऑफ, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जिसको हम कहा करते थे मृग तृष्णा. ठीक है, जिसको इंग्लिश में मिराज कहते हैं. जब आप रेत में जाते हैं, आप दौड़ते रहते हैं, पानी मिलता है, दूर से दिखता है, जो कि हमने पढ़ा भी है. रीजन इसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन. ठीक है, वी ऑल नो. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें मिराज दिखता है. अब इस साइकिल को ब्रेक करना है तो हमें क्या करना होगा, वी मस्ट थिंक दैट व्हाट रिकॉन्स्टिट्यूट्स गुड लाइफ. ठीक है, अगर ये सारा हमने पढ़ा, पहले इंट्रो देखा हमने, क्या प्रॉब्लम रिसेंट न्यूज है. अब इसको हमने समझा कि मेंटल हेल्थ इशू की डेटा क्या है, क्या रीजन है मेंटल हेल्थ इश्यूज के. अब हमें इसका कुछ सोल्यूशन तो देखना पड़ेगा ना. तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट पॉलिटिकल कि क्या हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा कि गुड लाइफ का मतलब क्या है. करंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज reinforce the belief that wealth and consumption equate happiness. जो अभी हमारे टाइम में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो हमने सेट कर रखी है, उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि वेल्थ एंड कंजम्पशन जो है इक्वेट करता है किस चीज को, हैप्पीनेस को. हैप्पीनेस का मतलब ही है वेल्थ और बहुत सारी चीजें कंज्यूम करना. दिस माइंडसेट शेप सोसाइटल नॉर्म्स. अभी यही माइंडसेट जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स को क्या कर रहा है, शेप कर रहा है और इनकरेज कर रहा है किस चीज को, कंजम्पशन ड्रिवन चॉइसेस को, कि हमारी भूख कभी खत्म ना हो. इनसे क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस और भी ज्यादा जनरेट होते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ेगा. एंड लीगल प्रोटेक्शन आर इंक्रीजिंगली अंडर थ्रेट. ठीक है, द सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट इन इंडिया वेयर यंग इंडिविजुअल डिस्परेटली स्ट्राइव फॉर कंज्यूमरिस्टिक गुड लाइफ हैज लेड टू प्रपोजल सच एज एक्सटेंडेड वर्क आवर्स. ठीक है, फॉर इंस्टेंस कर्नाटका शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट्स बिल 2024 परमिट्स एम्प्लॉयज टू वर्क मोर देन 12 आवर्स अ डे अप टू 125 आवर्स इन 3 months. ठीक है, सबसे पहले ये है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस बनाया जाए, उसके लिए कोई एक लीगल प्रोटेक्शन लाया जाए कि हाँ, ह्यूमंस को इतने टाइम वर्क करना है. ठीक है, 12 घंटे अगर आपको टाइम दिया रहा है, आप 24 घंटे आपके पास, तो यू हैव टू वर्क ओनली 8 आवर्स. तो इसके लिए एक लीगल प्रोटेक्शन हो ताकि लोगों के पास वर्क लाइफ बैलेंस बन सके, ताकि वो खुद को रिक्रिएट कर सके, रिजुविनेट हो सके. यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि कर्नाटका में कैसे लॉ लाया गया जिसकी वजह से 12 घंटे पर डे काम करने का लॉ लाया गया. अब इससे तो मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होना ही है. एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफर्ड लेसन्स इन. ठीक है, हम अदर कंट्रीज से क्या कर सकते हैं, लेसन ले सकते हैं. जैसे इन ब्राजील कम्युनिटी गार्डन्स हैव हेल्प्ड रेजिडेंट्स रिकनेक्ट बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस.
जैसे ब्राजील में क्या हुआ, कम्युनिटी गार्डन्स बनाए गए, जिससे क्या हो गया, लोगों को वहाँ गार्डनिंग करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं एक दूसरे से, तो इससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उनके अंदर और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी प्रोमोट हो रही है। तो ऐसे सिमिलर इनिशिएटिव्स इंडिया में स्टार्ट किया जा सकता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन को काउंटर कर सकते हैं और अर्बन लिविंग और कंज्यूमरिज्म लाइफ में हम लोगों को एक साथ ला सकते हैं और सोशल बॉन्ड प्रोमोट कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ हम इसे क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस चैलेंज को क्या करने में हेल्प करेंगी। कम्युनिटी लाइफ जब हम प्रमोट करेंगे, जहाँ पे लोग एक साथ लाइफ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं या फिर लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन जो है सोशल एनिमल है, तो वहाँ पे उस चीज़ों का जो भी हमारा सॉल्यूशन है, उस चीज़ का सॉल्यूशन में निकलेगा कि जो आइसोलेशन से भी हम दूर हो पाएंगे। अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज मेंटल हेल्थ क्राइसिस द रिडक्शन ऑफ फ्रीडम टू कंज्यूमर चॉइस। हमारे कंट्री में लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, उनके चॉइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ कंडीशन भी एक अराइज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ बताया जा रहा है कि रिडक्शन ऑफ फ्रीडम टू कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर के पास चॉइसेस कम है क्योंकि उनके पास एक्सेसिबिलिटी कम है ड्यू टू लेस मनी। जो इंडिया का मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा है, तो बहुत सारे वो अपने एबिलिटी को एक्सपेंड किस चीज़ से मैच करते हैं, जितने ज़्यादा चीज़ें वो खरीद सकते हैं विद पर्सनल फ्रीडम एंड सक्सेस, इस चीज़ को वो ये अपने फ्रीडम से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और जब ये इस चीज़ में फेल होते हैं हमारा मिडिल क्लास, तो वो मेंटल कंडीशन से डील करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सोसाइटी में फिट नहीं बैठ रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव को हमें चेंज करना पड़ेगा, किस चीज़ से, इक्वालिटी से एंड फ्रेटर्निटी से। ठीक है, यहाँ जहाँ पे हम कलेक्टिव ब्रदरहुड का एक सिंबल मैसेज प्रमोट कर सकते हैं। कंज्यूमर के चॉइसेस को रिड्यूस करना, जब रिड्यूस होता है तो उसे इनएडिक्वेट फील होता है, उसे लगता है कि ये चीज़ें हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, यानी वी आर नॉट सक्सेसफुल इनफ टू लिव लाइफ इन दिस वर्ल्ड, और इसकी वजह से दे थिंक अबाउट एंडिंग देयर लाइफ। अब इंडिया का मेंटल हेल्थ इशू हमें एड्रेस करना है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस को, तो हमें क्या चाहिए, रीथिंक करना पड़ेगा कि क्या गुड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट करता है, चैलेंज करना पड़ेगा मटेरियलिस्टिक नोशन ऑफ सक्सेस को, एंड रीफोकस करना पड़ेगा हमें मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग पे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन लाई करता है अल्टरनेटिव पाथवे, जो हमें ऐसा पाथवे अपनाना पड़ेगा, रास्ता अपनाना पड़ेगा जहां हम कम्युनिटी और कलेक्टिव एक्शन को प्रमोट करें। किस चीज़ के ऊपर, इंडिविजुअल वेल्थ एक्यूमुलेशन के थ्रू ऊपर। हम आज के टाइम पे सोसाइटी, हमारा फैमिली न्यूक्लियर होता जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से हमें दूर जाकर क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी एंड कलेक्टिव एफर्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसे प्रोग्राम से स्टार्ट करने पड़ेंगे जहाँ पे माइंडफुलनेस प्रमोट हो, सोशल इमोशनल लर्निंग प्रमोट हो, कम्युनिटी लिविंग प्रमोट हो, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हमें प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस चीज़ को केटर कर पाएंगे। सोशल पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो इनइक्वालिटी रिड्यूस करती हैं और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। अ ट्रूली गुड लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ मच वी कैन बाय और अचीव, बट हाउ वी रिलेट टू आवर सेल्फ, आवर कम्युनिटी एंड आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने ये चीज़ समझ लिया। हमने देखा था विजन क्या, वहाँ पे आर्टिकल में जहाँ पे टेली मानस का भी हमने जिक्र किया था, और इस तरीके से और भी अदर जो स्कीम्स थे गवर्नमेंट के। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि टेली मानस क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ ये आर्टिकल आपका खत्म होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये कोई आर्टिकल नहीं था, बस एक छोटा सा एग्जांपल था जो मुझे लगा कि आप ये चीज़ अपने नोट्स में लिख सकते हो। अगर फ्यूचर में एआई रिलेटेड कुछ यूटिलिटी से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट आता है, तो वहाँ पे उसके फॉर में या फिर उसके सपोर्ट में आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो किस तरीके से एआई ने हमारे काम को आसान बना दिया है। तो यहाँ पे है कि बेंगलुरु ने स्विच किया अपने एआई पावर ट्रैफिक सिग्नल्स को, यानी एआई से क्या कर रहा है, एआई हैंडल करेगा बेंगलुरु में ट्रैफिक सिग्नल्स को। तो ये मुझे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी थी जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये आर्टिकल भी हमारा खत्म होता है। मेंटल हेल्थ पे हमने देखा और एक बेंगलुरु के इसके बारे में देख लिया, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया के लिटिगेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया का लिटिगेशन प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से कोर्ट में केसेस डिले हो रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। और इस डिले का रीजन, ये डिले की वजह से क्या हो रहा है, पीपल हेजिटेट करते हैं कोर्ट जाने में, और वो डरते हैं कि उन्हें जस्टिस मिलेगा या उनकी लाइफ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। किस वजह से, क्योंकि जब केस लंबा खींचता है तो उन्हें कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इस तरीके से उनका पर्सनल लाइफ भी हैम्पर होता है। इसको क्या कहा गया है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने टर्म किया इसको ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम। ठीक है, ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम से के नाम से इसे सिंबलाइज किया गया। ठीक, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें क्या हो रहा है, इसकी वजह से कि बहुत सारे लोग जो हैं कि ब्लैक कोर्ट वाले लोगों से इन द सेंस दूर जाना, ब्लैक कोर्ट पीपल से दूर जाना। ब्लैक कोर्ट किसको कहते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, हमारे जजेस होते हैं, और केस डिले हो रहे हैं तो इससे लोग क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, जस्टिस डिले हो रहा है तो। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है रिलक्टेंट है लिटिगेशन प्रोसेस में इंगेज होने के लिए, क्योंकि उसका प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि एंडलेस एडजर्नमेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे अपील्स और एस्केलेटिंग लीगल कॉस्ट भी ज़्यादा है। सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो हमारे कंट्री में डिले होते हैं केसेस में, इंडिया के जुडिशरी शेड्यूलिंग में, केस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, ठीक है, ये एक मेन रीजन है हमारा केसेस डिले का और लोगों के लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन जुडिशियरी में का, ठीक है। मैकेनिज्म्स, कुछ मैकेनिज्म बताया जा रहा है जिसकी वजह से कोर्ट शेड्यूलिंग एंड केस मैनेजमेंट, ठीक है, लंबा चैलेंजेस रहा है इंडियन जुडिशियरी का, जिसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है डिलेज में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स है, इंट्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स में, स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेसेस को, टाइमलाइन सेट करने के लिए एंड क्रिएट करने के लिए मोर प्रिडिक्टेबल कोर्ट शेड्यूल्स को। बट डिस्पाइट इनके इंट्रोडक्शन के 2000 में जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, ये रूल्स और इनिशिएटिव्स क्या थे? एम्ड एट इंप्रूविंग शेड्यूलिंग एंड टाइमली केस डिस्पोजल, ठीक है। इनका मेन एम क्या था कि हम इंप्रूव करें कोर्ट शेड्यूलिंग को और टाइमली क्या करें, केसेस को डिस्पोज करें। वो इनकंसिस्टेंट रहे अपने इंप्लीमेंटेशन में और लिमिटेड इंपैक्ट रहे, यानी कुछ खास इंपैक्ट वो नहीं प्रोवाइड करा पाए हैं इस तरीके से। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो होलिस्टिक अप्रोच दैट कंसीडर द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इज नेसेसरी फॉर मीनिंगफुल प्रोग्रेस, ठीक है। हमें चाहिए होगा कि होलिस्टिक अप्रोच लाना पड़े, जिससे सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में एक प्रॉपर कलेक्टिव थिंकिंग करना पड़े। जजेस हैव ए क्रूशियल रोल इन इन्फोर्सिंग केस मैनेजमेंट टाइमलाइन। जजेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है केस मैनेजमेंट के टाइमलाइन को इन्फोर्स करने में, बट सिस्टमेटिक प्रेशर ऑफन कंप्राइज देयर एबिलिटी टू डू सो। जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव टू प्रायोरिटाइज केसेस। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस होते हैं उनको केसेस प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको हाई कोर्ट से भी कुछ ऐसे डायरेक्शन आए रहते हैं कि एक पर्टिकुलर केस को उन्हें डिस्पोज करना है एट अर्जेंट बेसिस, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में। तो उन्हें अपने सीनियर्स की बात को ओबे करते हुए क्या करना पड़ता है, जो लॉन्गर केसेस थे जो पहले टाइम से चले आ रहे हैं उनको बैकफुट पे रख के जो हायर कोर्ट से जजमेंट्स आए हैं उन चीज़ों को पहले डील करना पड़ता है, ठीक है। यानी बहुत सारे केसेस को उन्हें डेलिबरेटली क्या करना पड़ता है, लेस प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है, ठीक है। वाइल सच एन ओवरसाइट एम्स टू इंश्योर टाइमली जस्टिस, हाई कोर्ट्स ऑफन इंपोज डेडलाइंस। अब ऐसा ओवरसाइट जो हाई कोर्ट की तरफ से रहता है या हायर कोर्ट्स की तरफ से रहता है, वो मेन इशू रहता है इस वजह से कि जस्टिस हम टाइमली इंश्योर करें। पर मेनली होता क्या है कि जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो डेडलाइन इंपोज कर देते हैं बिना ये चीज जाने कि सामने वाले कोर्ट जो लोअर कोर्ट है उनके अंदर कितने केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और वो पर्टिकुलर डे में जब टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, अपने केसेस को डिस्पोज कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या नीड है हमारे गवर्नमेंट की, सॉरी हमारे कोर्ट्स में क्या काम चल रहे हैं और क्या वर्क प्रेशर से वो पर्टिकुलर जो हमारा लोअर कोर्ट है डील कर रहा है। अब ऐसे में क्या करते हैं हायर कोर्ट्स एक टाइमलाइन दे देते हैं, डेडलाइन सेट कर देते हैं, तो इसकी वजह से वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे लोअर कोर्ट्स में और इसकी वजह से टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वेरियस हाई कोर्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड दिस ट्रेंड, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है और जो बहुत सारे हाई कोर्ट है उन्होंने क्रिटिसाइज तो किया है, नोटिंग दैट सच डायरेक्टिव्स ऑफन डिसरप्ट केस मैनेजमेंट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कहा गया है कि ऐसे डायरेक्टिव्स हमेशा क्या करते हैं, केस मैनेजमेंट को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। जो कि हमने बताया कि सपोज कल आज हाई कोर्ट की तरफ से एक डेडलाइन आता है कि कल आपको एक पर्टिकुलर केस को पूरी तरह डिस्पोज ऑफ कर देना है, और लोअर कोर्ट्स ने क्या किया था, 2-4 केसेस को कल का डेट दिया हुआ था कि इस चीज को कल हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। अब क्योंकि हायर कोर्ट से एक डेडलाइन आई है, इसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो कल उनका शेड्यूल्ड केसेस थे कल के लिए उनके, उन सबको फिर वापस पोस्टपोन करना पड़ेगा सम अदर डेट, ताकि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो ये जो केसेस फर्दर क्या हुए, प्रोसीड हुए, डिले हुए, इस चीज के कारण क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट तो रिड्यूस होगा ही, ये हमने देखा। अब मोर बैलेंस्ड अप्रोच इज नीडेड, हमें एक और ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, जहाँ पे हम क्या करें, हायर कोर्ट्स को अलाइन करें डेडलाइन सेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के प्रॉपर डिस्कशंस के थ्रू हम क्या करें, इस निष्कर्ष पे आए कि हमें एक डेडलाइन सेट करना है, ठीक है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी नोन एज यूनिट सिस्टम, ठीक है। अब कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में परफॉर्मेंस कैसे हम इवेल्युएट करते हैं जजेस का यहाँ पे बताया जा रहा है, तो एक यूनिट सिस्टम होता है, ठीक है। हम उनको यूनिट्स प्रोवाइड कराते हैं केसेस के बेसिस पे। जजेस आर अवॉर्डेड यूनिट्स और पॉइंट्स बेस्ड ऑन द टाइप एंड नंबर ऑफ केसेस दे डिस्पोज ऑफ विद डिफरेंट वेट्स असाइन टू डिफरेंट केस टाइप्स, ठीक है। हम उनको यूनिट्स प्रोवाइड कराते हैं, किस तरीके के केस उन्होंने डील किया है, किस तरीके के केसेस से उन्होंने डील किया है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज कितनी थी, उसका वेटेज कितना था, इस बेसिस पे उनको यूनिट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बेसिस पे उनको जज किया जाता है कि वो कितने एफिशिएंट जजेस हैं। इससे क्या होता है कि जो जजेस होते हैं अपने यूनिट्स को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे केसेस को प्रायोरिटाइज कर देते हैं जो सिंपल केसेस हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उनके ज्यादा यूनिट्स कलेक्ट होंगे, जो सिंपल केसेस है इजीली क्या होते हैं, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे वो केसेस। यानी ऐसे अगर एक टोटल 200 केसेस है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पे क्या है 100 सिंपल केसेस थे और 100 हार्ड केसेस थे, यानी कॉम्प्लेक्स केसेस थे। तो अब दोनों के यूनिट्स अगर हमें मिलेंगे ही तो क्या करेंगे, एज ए जज
पर्सन क्या करते हैं, वो लोग 100 सिंपल केसेस को सॉल्व करके अपने यूनिट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स केसेस थे वो अनसॉल्व रह जाते हैं, यानी ऐसे केसेस में जो कॉम्प्लेक्स केसेस थे उनका डिले हो जाता है। यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि जो सिंपल केसेस से डील करेंगे तो वो जल्दी क्या करेंगे, पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, दिस कैन लीड टू अ सिचुएशन वेयर जजेस फोकस ऑन लेस कॉम्प्लेक्स केसेस टू बूस्ट देयर यूनिट काउंट। लेस कॉम्प्लेक्स केसेस पे वो फोकस करेंगे, इससे क्या होगा, उनका यूनिट काउंट बूस्ट होगा। हमने ये चीज देख लिया। पोटेंशियली निगलेक्टिंग द मोर चैलेंजिंग केसेस, जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केसेस थे, और ऑब्वियसली जो चैलेंजिंग केसेस होते हैं हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना, और इसी को क्या कर दिया जाता है, जुडिशियरी के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। बाय फेवरिंग केसेस दैट आर इजियर टू रिजॉल्व एंड क्विकर टू एक्सेस, जजेस में inadvertently contribute to delays in more complex cases which are sidelined और postponed। अब इससे क्या होता है कि जो ऐसे केसेस को फेवर करना जो इजीली क्या होता है, रिजॉल्व हो रहे हैं और क्विक प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो जजेस क्या कर रहे हैं, जो कोर्ट डिलेज है कॉम्प्लेक्स केसेस के डिले में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और साइडलाइन कर रहे हैं ऐसे चीज़ों को जो पोस्टपोन कर रहा है हमारे कंट्री के जुडिशियल प्रोसेस को। और ऐसा कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई, तो एट द एंड क्या हो रहा है, जस्टिस डिनाई हो रहा है हमारे पॉपुलेशन को। लॉयर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कोर्ट शेड्यूलिंग एंड केस मैनेजमेंट। अब इसमें लॉयर का भी एक रोल होता है। हमने जजेस के लेवल पे देखा कि जजेस कैसे केसेस को डिले करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इम्पैक्ट उनका है। अब हम लॉयर्स का इम्पैक्ट यहाँ पे देखेंगे। अब होता क्या है कि जो हमारे लॉयर्स है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कोर्ट शेड्यूलिंग और कोर्ट मैनेजमेंट के डिले में। कैसे, तो जो लॉयर्स होते हैं ऑफन हैंडलिंग मल्टीपल केसेस शेड्यूल्ड अक्रॉस डिफरेंट कोर्ट्स ऑन द सेम डे। अब लॉयर्स क्या करते हैं, मल्टीपल केसेस से डील कर रहे होते हैं डिफरेंट कोर्ट्स में सेम डे पे, जिसकी वजह से वो स्ट्रेटेजिकली क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा केस अटेंड करना और किस केस को क्या करना है, डिले कराना है। और ये चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे लाइक्लीहुड ऑफ एडजर्नमेंट, कौन से केसेस है जो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो उसको एडजर्न किया जा सकता है, किस केस का क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे और उनके मूड के बेसिस पे कि कौन से केसेस को उन्हें डील करना है आज, इस बेसिस पे क्या करते हैं वो पर्टिकुलर केस को डिस्पोज कर देते हैं या फिर उस चीज़ को डिच करा दिया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट केसेस उनके पर्सपेक्टिव में होते हैं वो क्या करते हैं, लॉयर्स उस केसेस को क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द टेंडेंसी टू एक्सटेंड स्टेज एंड इंटरिम ऑर्डर्स फर्दर डिमिनिशेस द इंटरेस्ट ऑफ लॉयर्स इन एक्टिवली परसुइंग अ केस। अब ये ये क्या है कि जो टेंडेंसी है एक्सटेंड करने का, स्टे करने का, स्टे लगवाने का, इंटरिम ऑर्डर पास करवाने का, डिमिनिश कर देता है लॉयर्स का इंटरेस्ट किसी भी केस में एक्टिवली परस्यू करने के लिए। एंड फॉर लिटिगेंट्स ऑब्टेनिंग अ स्टे ऑन अ केस कैन ऑफन बी सीन एज अ विक्ट्री। और लिटिगेंट्स के लिए क्या होता है, स्टे ऑब्टेन करना किसी केस में विक्ट्री की तरह देखा जाता है, स्पेशली सिविल मैटर में, वेयर स्टे में प्रिवेंट में एनी इमीडिएट एडवर्स एक्शन। जिससे स्टे की वजह से क्या होता है, कोई भी एडवर्स एक्शन को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली वंस अ स्टे इज ऑब्टेन्ड देयर मे बी लिटिल इंसेंटिव इन पुशिंग फॉर ए स्पीडी रिजोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द बैकलॉग्स ऑफ द केसेस। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि इन स्टेज की वजह से किस तरीके से बैकलॉग्स पे असर पड़ता है, हमने ये चीज़ देख लिया। अब यहाँ पे देखना है, हमने ये देख लिया किस तरीके से लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस का कंट्रीब्यूशन होता है, और क्या रीजन है हमारे कोर्ट में केसेस के डिलेज के। इसमें बहुत और भी चीज़ें लिखी हैं जो डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, जो हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट कर लिया और आपको एक बेसिक वे में बता दिया है। अब हमें देखना है कि क्या होलिस्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे हमें नीड फॉर होलिस्टिक रिफॉर्म देखना है। तो सबसे पहले जजेस को क्या करना होगा, जजेस शुड बी इवैल्यूएटेड नॉट जस्ट बाय नंबर ऑफ केसेस दे डिस्पोज ऑफ बट आल्सो बाय देयर एबिलिटी टू मैनेज एंड रिजॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स केसेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन। हमें ये देखना है, जजेस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि वो कितने केसेस डिस्पोज करते हैं, बट इस बेसिस पे भी को किस तरीके से एबल हैं मैनेज करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स केसेस को एक प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर। द यूनिट सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, जो यूनिट सिस्टम है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, सो एज टू प्रायोरिटाइज कॉम्प्लेक्स केसेस, जिससे क्या हो सके, कॉम्प्लेक्स केसेस को प्रायोरिटाइज किया जा सके, दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल जुडिशियल इंटरवेंशन, जिससे क्या जो किस तरीके से होगा, प्रॉपर जुडिशियल इंटरवेंशन की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, इस चीज़ को इंश्योर कर पाएंगे। इनकरेजिंग अ ब्रॉडर रेंज ऑफ केस मैनेजमेंट, कब कर पाएंगे, जब हम ब्रॉडर रेंज ऑफ केस को मैनेज करेंगे। लॉयर्स नीड बेटर शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड अवॉइड अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स। लॉयर्स को के पास एक बेटर शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे वो क्या करे, केसेस को एडजर्न ना करे, पोस्टपोन ना करे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी को हम क्या करें, इंटरवीन करें, किस केस के मैनेजमेंट को इन्हांस करने के लिए एआई का यूज कर सकते हैं, रियल टाइम अपडेट्स के लिए और मॉनिटर करने के लिए टाइमलाइंस को। कोर्ट्स कैन अडॉप्ट डेटा ड्रिवन अप्रोच टू आइडेंटिफाई, एड्रेस एंड
शेड्यूल बॉटल नेक्स इंप्रूविंग ओवरऑल जुडिशियल इफिशियंसी। कोर्ट्स को इसमें इंटरवीन करना होगा और देखना पड़ेगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तब जाके इन रिफॉर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जुडिशरी को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी के साथ ये वाला आर्टिकल भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अब ये जो है हमारा लास्ट आर्टिकल है जो डील करता है सेंटर्स के एफिडेविट पे मैरिटल रेप पे। सेंटर ने कुछ एक आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारे एडिटर हैं, रिपोर्टर हैं, वो क्या करेंगे, इस चीज को जस्टिफाई करेंगे या फिर अपने व्यूज प्रेजेंट करेंगे। जो हमें देखना है इससे क्या होगा, मैरिटल रेप जो कि हमारा हर साल न्यूज में रहता है, आर्गुमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ पे हमें कुछ व्यूज प्रेजेंट किए जाएंगे इस आर्टिकल में, जहाँ पे हम समझ पाएंगे कि मैरिटल रेप के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स है, किस वजह से उन्हें अपने लॉज में इंक्लूड करना चाहिए, उनको क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये चीज देखेंगे। तो द मैरिटल रेप एक्सेप्शन इन सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, और यही सेम चीजें हमारे आईपीसी में भी थी, स्टेट करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट मैरिटल रेप। ठीक है, जो मैरिटल रेप है उसके अंदर जो रेप केसेस रिलेटेड लॉज है हमारे कंट्री में भारतीय न्याय संहिता में, इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया एक्सेप्शन 2, इसमें सेक्शन 63 में ये बताया गया कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट एक आदमी के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा अपनी वाइफ के साथ किया जा रहा है, एक कंडीशन दिया गया कि बस वाइफ 18 ईयर्स के नीचे नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप में नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोविजन को अभी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, एंड द सेंटर हैज फाइल्ड एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ एमआरई व्हिच नीड्स अनपैकिंग। और सेंटर ने क्या किया है, एक एफिडेविट प्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या किस चीज के लिए, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज के बारे में डिस्कशन किया गया। हम ये देखते हैं कि इज द इशू ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, या एक्सपेक्टेशन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन के साथ क्या इशू है। मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स मेड बाय सेंटर will be familiar to those acquainted with the debate around marital rape. It is stated that differential treatment of married and unmarried women by MRE does not violate Article 14 of the Constitution. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैरिड वुमेन है इस लॉ के अंदर क्या कर रहे हैं, मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन को डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं कि जब अनमैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा उनके विल के अगेंस्ट, तो उस चीज को हम मैरिटल रेप में, सॉरी, उनको रेप में कंसीडर करेंगे। बट द सेम थिंग इफ हैपेंस विद द मैरिड वुमेन, हम उसको रेप में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक राइटर का यहाँ प्रेजेंट करना है कि वो आर्टिकल 14 के वायलेशन में, पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंटर ने कहा है कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि मैरिड और अनमैरिड वुमेन दोनों को इक्वल प्लेस पे हम नहीं रख सकते। दोनों की लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग हैं। जो मैरिड वुमेन है उनके लाइफ की कंडीशंस अलग हैं, जो अनमैरिड वुमेन है उसकी लाइफ की कंडीशंस अलग हैं। द फैक्टम ऑफ मैरिज creates a continuing expectation of a reasonable sexual access। जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, शादी के बाद क्या होता है, एक सेक्सुअल एक्सेस के लिए एक्सपेक्टेशन रहते हैं पार्टनर्स में, विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ ए स्ट्रेंजर और ऑफ अनदर इंटीमेट रिलेशनशिप, जो कि एब्सेंट होता है एक स्ट्रेंजर के केस में और इंटीमेट रिलेशनशिप में, जो कि शादी के पहले इट इज नॉट नेसेसरी कि जो कपल्स हैं, जो पीपल है, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंगेज करें या इंटर करें, बट दिस बिकम्स कंपल्सरी आफ्टर मैरिज। ये किसका एक स्टेटमेंट है, सेंटर की तरफ से एफिडेविट जो प्रेजेंट किया गया है। दिस द एफिडेविट कंटेन्स is a sufficient basis for legislature to make a distinction between an incident of rape within and outside marriage। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो हमने प्रेजेंट किया एक थॉट, इसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, जो मैरिज है उसके अंदर रेप को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, रेप इन विद इन द मैरिज एंड आउटसाइड द मैरिज। एज अ लीगल आर्ग्यूमेंट दिस इज अलार्मिंगली वेग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको एज ए लीगल आर्गुमेंट प्रेजेंट किया गया है, पर ये बहुत ही वेग टर्म है। हु गेट्स टू डिफाइन व्हाट रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस मीन्स। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है राइटर के द्वारा कि कौन डिफाइन करेगा कि सेक्सुअल एक्सेस का मीन क्या है, रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस कौन डिफाइन करने वाला है, किस पैरामीटर पे ये चीजें डिफाइन होगी और कौन पर्सन डिफाइन करेगा, ये सारी चीजों का क्वेश्चन है। दैट मैरिज क्रिएट्स अ कंटिन्यूइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस, अ ड्यूबियस क्लेम। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैरिज क्या कर रहा है, मैरिज की वजह से एक रीजनेबल एक्सेस, सेक्सुअल एक्सेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये कौन क्लेम कर रहा है। ठीक है, इसको स्टैब्लिश करने के लिए साउंड लीगल आर्गुमेंट कोई है जिसकी वजह से मैरिटल रेप एक्सेप्शन को स्ट्राइक डाउन किया जाए। गोइंग बाय ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स, मैरिजेस आल्सो क्रिएट अ कंटिन्यूइंग एक्सपेक्टेशन दैट अ हस्बैंड विल प्रोवाइड फॉर हिज वाइफ। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हस्बैंड और वाइफ को किस तरीके से एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है अपने सेक्सुअल लाइफ में भी एंड सोशल लाइफ में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी किस तरीके से उन्हें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन की जाती है। It is also unclear why marriage creates such an expectation,
बट अदर इंटीमेट रिलेशनशिप्स डू नॉट। यहाँ पे भी ये भी अनक्लियर किया गया है कि क्यों मैरिज के बाद ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है पर इंटीमेट रिलेशनशिप जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स हैं इसमें नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरली एन एक्सपेक्टेशन इज पर्सनल। एक्सपेक्टेशन पर्सनल, हर किसी की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। इट कैन राइज एज मच इन वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप एज इट कैन इन अदर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन एंड द रिलेशनशिप। ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन तो किसी भी रिलेशनशिप में क्रिएट हो सकती है, ठीक है, तो उसको मैरिज एंड अनमैरिज के बेसिस पे, किस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। परहैप्स द सबटेक्स्ट ऑफ दिस क्लेम इज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्सुअल एक्सेस इन अ मैरिज इज सोशली सैंक्टिफाइड एंड एक्सेप्टेबल इन अ वे दैट अ सिमिलर एक्सपेक्टेशन इन लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट। यहाँ पे कहा जा रहा है जो ये एक्सपेक्टेशंस है ये सेक्सुअल एक्सेस के बारे में, ये मैरिज में सोशली एक्सेप्टेड है, सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, पर लिव इन रिलेशनशिप में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए इसको इस बेसिस पे क्या किया जा रहा है, इन द सेंस आई कैन से इस चीज को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड मिसयूज, किस तरीके से मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है और किस तरीके से इसका मिसयूज किया जाता है। रिकॉग्निशन ऑफ मैरिटल रेप एज ए क्रिमिनल ऑफेंस वुड अफेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। यहाँ पे आपको एक अच्छा आर्गुमेंट मिल जाता है सेक्सुअल मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के अगेंस्ट में, क्योंकि एक मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर हम यहाँ पे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हैं तो क्या होगा, इसका मिसयूज होगा, फॉल्स एलिगेशंस बहुत सारा लगेंगे मैरिटल रेप को, जिसको डिसअप्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि किस तरीके से मैरिज को मिसयूज किया जाएगा इन द मैरिज में, इस लॉ का मिसयूज हो सकता है और इस चीज को डिस्पोज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम किस बेसिस पे डिफाइन करें कि क्या मैरिटल रेप के होराइजन में लाई कर रहा है और क्या नहीं लाई कर रहा है। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जनरली क्या होते हैं, अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, रियल चैलेंज इज इन प्रूविंग रादर देन डिसप्रूविंग एन एलिगेशन ऑफ रेप। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, रेप को प्रूव करना रादर देन डिसअप्रूव करना। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है द सेंटर एफिडेविट ऑल्सो मेक्स द क्लेम दैट मैरिटल रेप इज सोशल नॉट अ लीगल इशू। सेंटर के एफिडेविट में ये कहा गया है कि मैरिटल रेप जो एक सोशल इशू है, यानी समाज में ये बुराई है जहां पे हमें इस चीज को सोसाइटल लेवल पे डील करना होगा, एक लीगल इशू नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज गिव द रीजनेबल एक्सेस टू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में लाई नहीं करता है। गिवन दैट लॉ रेगुलेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, इट इज नॉट क्लियर वेदर एंड हाउ देयर कैन बी सच अ वाटर टाइट डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सोशल एंड लीगल इशू। यहाँ पे राइटर का कहना है कि पहले सेंटर ने तो कह दिया, ठीक है, यहाँ सेंटर का एक ब्रीफ आर्गुमेंट आ जाता है कि जो मैरिटल रेप है ये क्या है, एक सोशल इशू है, लीगल इशू नहीं है, तो इसकी वजह से ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में लाई नहीं करता है। अब यहीं पे इसको राइटर जब काउंटर करते हैं तो वो कहते हैं कि एक जहाँ पे जो लॉ है हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और सोसाइटी को क्या करता है, गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, तो यहाँ पे ये अनक्लियर हो जाता है और ये हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी चीज है जो वाटर टाइट डिस्टिंक्शन इंश्योर कर रही है सोशल एंड लीगल इशू के बीच में। इन एनी केस द फैक्ट दैट the center addressed arguments on Article 1421 in its affidavit indicates that there is a legal issue at stake here. A related argument is that decision on what should or what should not be criminal offense is a matter of legislative rather than judicial competence. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्या क्रिमिनलाइज होना चाहिए और क्या नहीं क्रिमिनलाइज होना चाहिए, ये किस चीज का मैटर है, जो किस चीज को क्रिमिनल ऑफेंस में हमें इंक्लूड करना और क्या नहीं करना है, इसको लेजिस्लेटिव लेवल पे हमें डील करना है, ना कि जुडिशियल लेवल पे। ठीक है, यानी हम इसके बारे में लॉ बनाएंगे विद प्रॉपर कंसेंसस एंड पब्लिक कंसेंसस। ठीक है, द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन टू डिक्लेयर मैरिटल रेप अ क्रिमिनल ऑफेंस। कोर्ट का ये राइट नहीं है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है कि वो मैरिटल रेप को क्या करे, क्रिमिनलाइज करे। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है सेंटर के द्वारा द एमआरई बीइंग अ लॉ इज अ सब्जेक्ट टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड्स द कोर्ट मे नॉट बी इम्पावर्ड टू डिसाइड वेदर मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनल ऑफेंस और नॉट। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अदर वर्ड्स में अगर कहें तो कोर्ट ये एम्पावर्ड नहीं है इस चीज के लिए कि वो डिसाइड कर सके कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना है या नहीं। इट इज वेरी मच विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर एमआरई वायलेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड टू स्ट्राइक इट डाउन इफ इट डज। पर ये चीज कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है कि जो मैरिटल रेप एक्सपेक्टेशंस है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है या नहीं, और अगर वो वायलेट कर रही हैं तो इस चीज को स्ट्राइक डाउन किया जाए, क्योंकि हमें पता है गारंटर एंड प्रोटेक्टर कौन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास प्रॉपर राइट्स अवेलेबल है कि अगर कोई ऐसा लॉ है हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर हमारे स्टैट्यूट्स में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सके किसके द्वारा, हमारे जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैरिटल रेप रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स देखे, जहाँ पे हमने देखा कि कौन से लॉज डील करते हैं मैरिटल रेप को। जैसे इंट्रो हमें इससे में लिखते हैं, हमें ये आइडिया है
फिर यहाँ पे क्या इश्यूज थे, किस तरीके से मेन क्या प्रॉब्लम था मैरिटल रेप रिलेटेड, कि किस तरीके से मैरिटल रेप और प्रॉपर एक डिफरेंट इंटीमेट रिलेशनशिप को एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया उनके बीच में, ताकि हम एक डिफिनेट लॉ बना सके। फिर हमने देखा कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में हमने कंपैरिजन देखा एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के साथ। फिर मेन एक जो पॉइंट हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसका मिसयूज हो सकता है अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दें। फिर हमने यहाँ सेंटर का टेक देखा कि कैसे सेंटर ने कुछ एक अपने व्यूज प्रेजेंट किए कि किस तरीके से मैरिटल रेप जो है एक सोशल प्रॉब्लम है, लीगल इशू नहीं है जहाँ पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म होता है। एंड एट दी एंड हमने राइटर की तरफ से एक स्टेटमेंट देखा कि कहा जा रहा है कि जो हमारा जो एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है एमआरई, वो क्या करता है फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सोनेंस में है। अगर वो वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट को तो यहाँ पे जुडिशियरी इंटरवीन कर सकती है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर वे में देख लिया एक डेफिनेट चीजें किस तरीके से जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया है हमारे मैरिटल रेप केसेस के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल भी खत्म होता है। और इस वीक में जो कि फेस्टिवल वीक था तो विजयदशमी के दिन हमारा न्यूज़पेपर आया भी नहीं, और उसके अलावा मंडे के दिन भी कुछ खास आपके इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स नहीं थे जो पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ से टेक डाउन कर सके, तो मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया है। तो इसी के साथ इस वीक का जो हमारा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस है यहाँ पे ये फिनिश होता है। ठीक है, तो हमने अक्टूबर मंथ के एडिटोरियल एनालिसिस को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने सबसे पहले कुछ कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के बारे में देखा, ब्रिटेन और इंडिया कंपैरिजन में देखा किस तरीके से इंडिया को लेसन लेना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस किस तरीके से इंडिया में क्या इसके रीजन्स है और हमें इससे कैसे डील करना है। यहाँ पे हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में भी देखा जो 10 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, मेंटल हेल्थ इशूज को समझा। फिर यहाँ पे हमने पेपर 2 के मेंशन के लिए एग्जाम्पल भी देखा कि एआई पावर्ड ट्रैफिक सिग्नल्स क्या बेंगलुरु में यूज किया जा रहा है, बेंगलुरु स्विच कर रहा है। उसके बाद हमने इंडिया के लिटिगेशन के बारे में देखा, जहाँ पे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाले कॉन्सेप्ट को समझा कि किस तरीके से इंडिया में कोर्ट्स में जो केसेस हमारे डिले हो रहे हैं। यूनिट सिस्टम के बारे में देखा, जो हमारे जजेस की तरफ से क्यों डिले होते हैं और लॉयर्स की तरफ से क्यों डिले होते हैं कोर्ट शेड्यूलिंग एंड केस मैनेजमेंट की वजह से, ये चीज़ हमने देखा। और लास्टली हमने अपने डिस्कस किया मैरिटल रेप वाले आर्टिकल को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीक का आर्टिकल एनालिसिस खत्म होता है। अब आपको करना क्या, आपको ये वीडियोस फॉलो करने हैं। इसके साथ साथ क्या करना, आपको अपने जो पेपर 2 का नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे, जो भी मैंने हाईलाइट किया उसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको क्या करें, अपने लैंग्वेज में क्या करें उसको मेंशन कर ले। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ यहाँ से नोट करनी है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप रिटेन कर सको, जो आप यूज़ कर सको, उस चीज़ों को आप क्या करो अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करो एक प्रॉपर वे में। और आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए तो ये अल्टरनेटिव इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया ही है, पर जिनके पास ये लिबर्टी है, अपॉर्चुनिटी है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, देन प्लीज गो फॉर इट। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ के लास्ट में अगर आप ये लेक्चर देखोगे, ये वीडियो देखोगे, तो आपको खुद एक अपने अंदर और इस वीडियो के थ्रू क्या करोगे, आप एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर पाओगे और आपको ये बेटर समझ में आ पाएगा कि आप किस पोजीशन पे हो और आपको कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप ग्रेजुअली अपने टाइम के साथ साथ क्या कर पाओगे, इंप्रूवमेंट कर पाओगे और पेपर 2 आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, इसके साथ ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। जय हिंद।